आज हम लोग अमीरी को समझने जा रहे हैं कि अमीरी की अवस्था क्या होती है। यदि अमीरी का कोई विज्ञान है, सरल और समझने वाला विज्ञान है, तो वह क्या है, और इसके लिए मैं आगे आपको जो बताऊंगा कि इसमें 3 ही सिद्धांत हैं जो बड़ा सरल भाषा में आप जब इसे समझ जाएंगे तो अमीरी के विज्ञान के मैकेनिज्म, मतलब अमीरी के काम करने के तरीकों को समझ जाएंगे। यह बहुत साधारण विषय है, बहुत एक साधारण कौशल है जिसे कोई भी समझ सकता है, सीख सकता है, बशर्ते उसे सरल भाषा में समझाया जाए। लेकिन चूंकि यह विषय थोड़ा गंभीर है, इसीलिए इसे गंभीरता से और आपको पूरा वीडियो सुनना होगा, समझना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अमीरी एक अवस्था का नाम है, एक स्टेज का नाम है। अमीरी मतलब रिचनेस, कोई धन जमा करने का, किसी भी तरह से धन जमा करने का तरीका नहीं है। यदि आप किसी तरह से धन जमा करते हैं तो वह किसी भी तरह से निकल भी सकता है। इसीलिए आप इसे धनी होने के उपक्रम से इसे अलग समझेंगे, जो मैं पिछले वीडियो में भी बड़ा सरल भाषा में समझा चुका हूँ। अब यहाँ समझिए कि अमीरी जो रिचनेस की एक अवस्था है, स्टेज है, तो ये क्या है। तो अमीर बनना और अमीर बने रहना एक कल्चर है, एक संस्कृति है जिसे कोई भी सावधानी पूर्वक विकसित कर सकता है। चूँकि यह एक संस्कृति है तो तय है कि यह किसी समाज में पहले से स्थापित होती है, हो भी सकती है और स्थापित नहीं भी हो सकती है। मतलब यह तय होता है कि हम किस संस्कृति का हिस्सा हैं और उस संस्कृति में यह पूर्व से स्थापित है या नहीं है, यह स्थापित नहीं हो सकती है। यह हमारे संस्कृति के आबो हवा पर निर्भर करता है। तो संस्कृति समझ लीजिए बड़ा संक्षेप में कि होता क्या है। तो संस्कृति हमारे सामूहिक अचेतन का परिणाम होता है, जो ऑटोमेटिक स्टेज में, जो स्वचालित स्वरूप में सदैव अचेतन पर कार्य करता हुआ होता है। अब यहाँ जरा जटिल भाषा हो गया, सरल शब्दों में समझें। हमारे समाज का जो समूह का जो अचेतन अनकॉन्शियस होता है, उस पर यह हमेशा काम करते रहता है। जैसे हमारी संस्कृति है, हमारे सामाजिक मूल्य हैं कि हमसे जो बड़े होंगे पद में, प्रतिष्ठा में या उम्र में, तो उन्हें हम सम्मान देते हैं। सम्मान देने के लिए उनके आते ही हम खड़े होकर के अभिवादन करते हैं। इसके लिए कोई चीज़ सोचना नहीं होता है, चेतन स्तर पर कुछ करना नहीं होता है। ये उनको देखते हुए ही, चूँकि हमारी संस्कृति है, हमारे समाज के सामूहिक अचेतन में ये पड़ा हुआ है, तो बिना सोचे ही उस प्रतिष्ठित, सम्मानित और उम्र से बड़े व्यक्ति को देखते ही हम स्वाभाविक रूप से खड़े होकर के उनको मूल्य स्थापित करते हैं, उनका महत्व देते हैं। तो यही हमारे संस्कृति का सामूहिक अचेतन हुआ। जिन समाजों में यह संस्कृति पहले से स्थापित है और प्रचलित है, तो वहाँ इसे फिर से विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहूदियों का समाज, मारवाड़ियों का समाज, जैनियों का समाज, तो एक समाज का नाम है। लेकिन आप यहाँ ये ठहर नहीं जाएं कि यह दूसरा विकसित नहीं कर सकता है। मैंने पहले भी कहा कि अमीरी एक कल्चर का नाम है, एक संस्कृति, एक मैकेनिज्म का नाम है जिसे कोई भी समझ करके इत्मीनान से धीरे धीरे विकसित कर सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि अमीरी एक अवस्था है, अमीरी एक कल्चर है, एक संस्कृति है। तो जिन समाजों में यह पहले से स्थापित नहीं है या विकसित नहीं है या प्रचलित नहीं है, तो उसे व्यवस्थित और संगठित तरीके से विकसित कर स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। भारतीय समाज में मिला जुला करके पूरे भारतीय समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है। यह कोई धनी बनने की अवस्था नहीं है, जिसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें धनी बनने में धन को संग्रहित कर बना जाता है। धनी होना कोई अमीर बनने की संस्कृति नहीं है। अब आप समझ गए कि कोई गलत तरीके से, अवैधानिक तरीके से कोई धन को संग्रहित कर लेता है तो वह धनी हो सकता है, लेकिन वह अमीर नहीं कहलाएगा। तो चलिए ज़्यादा कहें कि भूमिका नहीं दे करके हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्पष्ट शब्दों में या संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए
तो अमीर बनने का एक स्पष्ट स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब थ्योरी, सिद्ध भी होता है और उसका एक कंक्लूजन भी होता है। मतलब ये फिलॉसफी दर्शन का कोई एक बिना निष्कर्ष पर पहुँचे हुए कोई बात नहीं होता है। सिद्धांत एक परिणाम देता है कि समान स्थिति में समान तरीके से काम करने पर समान परिणाम मिलेगा। इसी को सिद्धांत कहते हैं, इसी को विज्ञान कहते हैं। तो यही अंतिम भी है, सत्य भी है और अमीर बनने का कोई दूसरा सूत्र नहीं है। तो इस सिद्धांत में मात्र 3 ही सूत्र है जिसे आपको अंत तक समझना है। पहला, अमीर बनने का लक्ष्य आपका स्पष्ट होना चाहिए और निर्धारित होना चाहिए। ये जो है एक मानसिक अवस्था से शुरुआत होता है। जैसे किसी ने प्लेन को बनाया तो उसने पहले मानसिक चित्र बनाया, उसके बाद उसे बनाया। वो प्राइम अवस्था में था, वो प्रिमिटिव अवस्था में था, लेकिन धीरे धीरे ही वह विकसित होता चला गया और आज आप उसकी अवस्था को देख रहे हैं। तो अमीर बनने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और निर्धारित होना चाहिए। किसी को जो भी बनना है या बनाना होता है, उसके पास उस लक्ष्य का एक स्पष्ट मानसिक चित्र होना चाहिए। ये मानसिक चित्र यदि आप नहीं बना रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसी के लिए कुछ लोग मानसिक चित्र बनाने के लिए, जैसे कोई विद्यार्थी किसी चीज़ का तैयारी करता है तो उसका पोस्टर, फोटो, स्टेटमेंट, लाइन अपने कमरे में लिखता है कि सोते उठते कमरा में जाते उसको वह ध्यान आकर्षित करता है और बताता है कि तुम इस लक्ष्य के लिए बने हो, तुम इस लक्ष्य को पा रहे हो। यही मानसिक चित्र लगातार उसके मन मस्तिष्क में बना रहता है और वही मानसिक चित्र वास्तविकता में बदलता है। ये जो है ये बहुत गंभीर बात है। इसलिए आपको मानसिक चित्रण, सोने में जो सपना आता है वो सपना साकार नहीं होता है, लेकिन जो जग करके जो सपना देखा जाता है उसी को मानसिक चित्रण कहते हैं और वही साकार होता है। तो चित्रण आप क्या करेंगे, उसमें आप अधिक से अधिक विवरण देंगे, अधिक से अधिक डिस्क्रिप्टिव करेंगे कि हमारी गाड़ी ऐसी होगी, इस कलर का होगा, ऐसे बैठेंगे, ऐसे जाएंगे, इस तरह का घर होगा, ये होगा। अब यहाँ पर एक बार और ठहरना है। मानसिक चित्रण तो बना लिए, लेकिन मानसिक चित्रण भी बनाने का कोई कारण यदि नहीं है तो वो मानसिक चित्रण आता जाता रहता है। अमीर बनने की स्थिति में यह स्टेज पहला और बहुत ज़रूरी है। अब इसे और थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। कोई भी मानसिक चित्र किसी के मन मस्तिष्क में कभी लंबे समय तक बना रह सकता है जब उस लक्ष्य को पाने का कोई बहुत बड़ा कारण हो। जैसे आप समझिए कि कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ना चाहता है। पहाड़ पर कौन सा पहाड़ पर चढ़ना चाहता है, कहाँ पहाड़ चढ़ना चाहता है, यदि ये स्पष्ट नहीं हो तो उसे जंगली जानवर, कांटा, जंगल परेशान करेंगे। लेकिन वो देख रहा है लक्ष्य, वो पिक देख रहा है, वो चोटी देख रहा है जहाँ उसे पहुँचना है, तो वो बहुत सावधान हो जाएगा कि कहाँ जंगली जानवर परेशान करेगा, कहाँ कम परेशानी है। उसके पैर में यदि पत्थर का चोट भी लग जाएगा तो उस पर उसका ध्यान उतना जाएगा, लेकिन उसके लिए वो ठहरेगा नहीं, उसका उपाय करके जाएगा। और चूंकि उसका लक्ष्य स्पष्ट है, लक्ष्य उसको दिख रहा है बड़ा कि उसका इलाके में नाम होगा, उसका समाज में एक इस तरह से पहचान होगा जो उसके जेहन में बना हुआ है, तो वो उसको अंदर से शक्ति आता है, उसको ऊर्जा जो है जीवन जीने की शक्ति, लक्ष्य प्राप्त करने की एक शक्ति प्राप्त होती है। अन्यथा लक्ष्य ऐसे क्षणभंगुर हो जाते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। माने लक्ष्य बार बार साधन बदल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य आपको स्थिर करना होगा। मतलब किसी को अमीर बनने की इच्छा उसमें उसी समय जागेगी जब वह अमीर बनने के लिए कोई बड़ा सा कारण खोजेगा या चाहेगा। इस लाइन को मैं फिर से दोहराता हूँ, जरा सावधानी से सुनेंगे। किसी को अमीर बनने की इच्छा उसमें उसी समय जागेगी जब वह अमीर बनने के लिए कोई बड़ा कारण खोजेगा या चाहेगा। यह जो है, यही बड़ा कारण उसका प्रेरक शक्ति बनता है, अंदर की आग के ईंधन
आग को ईंधन देता रहता है और वह जलता रहता है। ऐसा करना स्पष्टतया उसके जीवन में बहुत ज़रूरी होता है और यह उसके जीवन से, उसके पद से, प्रतिष्ठा से या कोई और आकांक्षा, जैसे युवा अवस्था का कोई व्यक्ति है, यदि लड़का है तो कोई खास लड़की या कोई लड़की है तो कोई खास लड़का की चाहत उसे पाने की, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, यह भी एक प्रेरक शक्ति होता है, बहुत किसी को बताने के लिए, किसी को दिखाने के लिए। लेकिन कारण जितना बड़ा रहेगा उसकी प्रेरक शक्ति उतनी ही बड़ी रहेगी और उसका अंदर का आग उतना ही जलता रहेगा और उस आग को ईंधन लगातार मिलता रहेगा। उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस सिद्धांत को आप एक बार दो बार जरूर पढ़िए और ये आपका पहला सिद्धांत हुआ। दूसरा सिद्धांत, अमीर बनने का दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तीन ही सिद्धांत है, मैं अब दूसरे पर आ गया। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि उसकी व्यवहारिक समझ से संबंधित होना चाहिए। मतलब वो जिस दुनिया में है, असंभव कुछ भी नहीं है, फिर भी जब आप शुरुआती अवस्था में हैं तो आपको संभव जो है वहाँ से आप शुरू कीजिए, जो सरल दिखता हो, साधारण दिखता हो, समझने में, करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। चूँकि आप अमीर तो बन रहे हैं, कोई धनी नहीं बन रहा है, मतलब आप संस्कार डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा सरल तरीके से, साधारण तरीके से इसको आप विकसित करने का प्रयास करें, ताकि जब कुछ आप अंकुरित हो जाएं, आप कुछ बड़े हो जाएं, तो फिर जो है आप फिर अगला जो स्टेज है उसको आगे बढ़ाते जाएं। मेरा कहना है, स्टेज शब्द इसलिए कहा कि लक्ष्य आपका वो बनना है, लेकिन स्टेज आप बदल सकते हैं। तो शुरुआत आप सरल और साधारण, सरल मतलब जटिल नहीं है, साधारण मतलब निम्न अवस्था से आप ऊपर बनने का जा सकते हैं। तो अमीर बनने के लिए खुशनुमा भावनाओं के साथ, विचार या व्यवहार के साथ सेवा या वस्तु देना होता है। अमीर बनने के लिए किसी को भी, शब्द पर ध्यान देंगे, खुशनुमा भावनाओं के साथ आपका विचार या व्यवहार होना चाहिए और वह विचार और व्यवहार जो है वस्तु मतलब गुड्स या सेवा, सर्विस के रूप में ही होगा। दुनिया में कोई भी चीज़ जो है जिसकी मार्केटिंग होती है वो जो है वस्तु होगा या सेवा होगा, इसी रूप में होता है। तो यहाँ जो है शिक्षा किसे कहते हैं? जो लोगों को बदलती दुनिया को समझने में और उसके अनुरूप, उसके अनुकूल अपने आप को ढालने में मदद करता है, उसी को शिक्षा कहते हैं। दोबारा मैं दोहराता हूँ, शिक्षा उसे कहते हैं जो लोगों को यह समझाता है कि दुनिया है क्या और दुनिया में बदलाव क्या हो रहा है, इसको समझना और उस बदलाव के अनुरूप, उस बदलाव के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना। मतलब ढाल लिए, उस बदलती दुनिया को समझ करके आप एडजस्ट ही नहीं किए, जब आप समझ गए तो उसको लीड करने लगे, उसको नेतृत्व देने लगे। ऐसी ही शिक्षा किसी को भी अमीर बनने का एक आवश्यक शर्त है। तो अब यहाँ चूंकि शिक्षा और की बात आई, तो शिक्षा क्या करता है? शिक्षा ज्ञान देता है। अब देखिए ज्ञान होता क्या है, फिर वही बात जो शिक्षा में थी। ज्ञान किसी भी चीज को या किसी भी क्रिया को जैसा वो घटित हो रहा है या जैसा वह है, उसको उसी अवस्था में समझना ही ज्ञान, नॉलेज कहते हैं। लेकिन उस नॉलेज का जब हम अपने उपयोग के लिए, जो शिक्षा का दूसरा पार्ट है, उपयोग करने में करते हैं, तो वही ज्ञान बुद्धि, इंटेलिजेंस कहलाता है। और जब आपके इंटेलिजेंस में मानवता, समाज, मानवता का भविष्य समा जाता है, तो उसको प्रज्ञा कहते हैं, विजडम कहते हैं। वो वहाँ पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बुद्धि की जो बात हुआ, तो बुद्धि के भी कई प्रकार होते हैं। यह संदर्भ बस समझ लेना जरूरी है
ताकि आपको आगे बढ़ने में, क्योंकि आप अमीरी के एक ही अवस्था में नहीं रहेंगे, उसके अनेक अवस्था में रहेंगे। तो जब बुद्धि की बात आई तो 4 तरह की बुद्धि जो है बहुत महत्वपूर्ण है और प्रचलित है और बहुत मौलिक है, जिसे समझना हर व्यक्ति को जरूरी है जो अमीर बनना चाहता है। पहले सामान्य बुद्धिमत्ता आता है, जनरल इंटेलिजेंस आता है, जो सूचनाओं का संग्रहण होता है। सूचनाओं का संग्रहण करने के लिए आपको सिंपली उसको याद कर लेना है, रट लेना है, जिसे रोट लर्निंग कहते हैं, और उसका प्रयोग कर लेना है, जो पहले होता था। तो सफलता का यही पैमाना माना जाता था। लेकिन होता क्या है कि विज्ञान में नित्य नए प्रयोग होते रहते हैं और मनोविज्ञान, व्यवहारिक अर्थशास्त्री इस पर बहुत अध्ययन कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं, आपको सामने वाले के भावनाओं को समझना पड़ेगा और उस भावनाओं को समझ करके अपने को बदल करके, मतलब अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके, पहले आप सामने वाले की भावनाओं को समझे और जब उसको समझे तो उसके अनुकूल उसको क्या अच्छा लगेगा, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके फिर बदलने का कोशिश करते हैं ताकि उससे संवाद स्थापित हो सके। इसको भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहे, इमोशनल इंटेलिजेंस कहे, जिसे विस्तृत पढ़ने के लिए डैनियल गोलमैन ने एक पुस्तक भी लिखी। अब देखिए, मतलब आपको सामने वाले से संवाद करने के लिए उसके बौद्धिक स्तर पर आना, यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता हुआ। अब है जो इसमें आपको उससे सहानुभूति जताने की आवश्यकता नहीं है, उसके जगह आपको समानुभूति, एम्पैथी जगाने की व्यवस्था है कि उसको क्या अच्छा लग रहा है। तो ये गुण आप जैसे कहीं देखते होंगे जो बहस करते हैं लोग, उनमें अमीर बनने का गुण नहीं होता है। आप बहस करके किसी को बदल नहीं सकते हैं, तो आप उनके हाँ में हाँ मिलाने के लिए थोड़ा सा आपको गुण आना होगा। यदि कोई समाज, लेकिन आप समाज में रहते हैं तो इसीलिए कह रहे हैं कि यदि कोई अपने समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके, क्योंकि समाज में ही रहना है, समाज में ही सफलता पाना है, समाज का दायरा बड़ा होता है, समाज का मार्केट बड़ा होता है, तो आपको जब समाज को ध्यान में रख करके अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो उसको सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे आजकल देख रहे होंगे कि बहुत सा कारपोरेट ये बताता है कि मैं बच्चों की पढ़ाई पर इतना धन खर्च कर रहा हूँ, मैं पर्यावरण पर इतना खर्च कर रहा हूँ, मैं शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ये जो वो दान देते हैं और जो खर्च करते हैं, दरअसल उनके मार्केटिंग का हिस्सा होता है कि भाई हम इतना कर रहे हैं तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि मेरे प्रोडक्ट जो गुड्स में है, सर्विस में है, जिसको आप आजमा के देखेंगे। तो ये हुआ सोशल इंटेलिजेंस। इसको डिटेल में यदि पढ़ना है तो जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट कार्ल अल्ब्रेच का यह कंसेप्ट है। लेकिन और ज़्यादा अमीर बनना है तो आपको अपने समझ में जो बुद्धिमत्ता है उसमें मानवता को, प्रकृति को और भविष्य को जब समा लेते हैं तो इसको विजडम इंटेलिजेंस, बौद्धिक बुद्धिमत्ता कहते हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ठहराएंगे कि इसमें भी आपको नाम चाहिए। जैसे पहले मैंने डैनियल गोलमैन और कार्ल अल्ब्रेच का नाम दिया, तो बौद्धिक बुद्धिमत्ता भारत के ही एक व्यक्ति का देन है जिसे गौतम बुद्ध कहते हैं, जो 2500 साल पहले भारत में अवतरित हुए थे। उनके बुद्धि में मानवता, प्रकृति और मानवता का भविष्य आपको समाहित स्पष्ट रूप से दिखेगा। और इसीलिए आजकल आप देखेंगे कि यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का भी जो 17 सस्टेनेबल गोल है, धारणीय लक्ष्य है, वह भी इसीलिए बहुत से अमीर, जब आप अमीरी के बड़े अवस्था पर जाएंगे तो इसे आप समझेंगे। क्योंकि मुझे बड़ा संक्षेप में बताना था, सारे अवस्थाओं का जिक्र करना था, तो अमीरी बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, अमीरी के स्टेज को समझने के लिए इस बुद्धिमत्ता के स्तर पर भी आप जरा ठहर के ध्यान देंगे। आगे के और जो है वीडियोज़ में मैं इसे डिटेल से समझाता रहूँगा।
लेकिन अब हम तीसरे और अंतिम सिद्धांत पर आते हैं। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे ताकि आपको समय समय पर इस तरह से जो विशद ज्ञान की अवस्था है उसको प्राप्त हो सके। तो अब अंतिम पर आ जाते हैं। तृतीय और अंतिम सिद्धांत क्या है? ये अंतिम भी है और थोड़ा सा इस सिर से समझ लीजिए। आपको अपने जीवन में समझना होगा नीड क्या होता है, मतलब आवश्यकता क्या होता है, इच्छा क्या होता है, डिजायर इसे कहते हैं अंग्रेजी में, ये क्या होता है, और डिमांड मांग क्या होता है। इसको आपको समझना जरूरी है। ये अंतिम सिद्धांत है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इन अवधारणाओं में अंतर नहीं कर सकता है वह कभी अमीर नहीं बन सकता है। मतलब जो व्यक्ति आवश्यकता नीड, इच्छा डिजायर और मांग डिमांड में अंतर नहीं कर सकता है वो कभी नहीं अमीर बन सकता है। इसलिए इसको भी ठहर के समझना होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अमीरी का विज्ञान थोड़ा गंभीर है, थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है। कोई यह जादू नहीं है या कोई चुटकुला नहीं है, लेकिन यह एक कौशल है जिसे आप स्थिरता से बढ़िया से आप समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा, फिलिप कोटलर। ये अमेरिका के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के मार्केटिंग के प्रोफेसर हैं और ये अभी वर्ल्ड के गुरु माने जाते हैं। हालांकि मार्केटिंग के सबसे बड़े गुरु का नाम गौतम बुद्ध था, जो 2500 साल पहले अपने विचारों का मार्केटिंग किया था। वो भी मार्केटिंग का एक अलग फंडा है जिसे आज तक चर्चा में है। लेकिन अभी प्रेजेंट जो इकोनॉमी में हम लोग जो रहते हैं, तो फिलिप कोटलर जो है समझाते हैं नीड, वांट, डिजायर और डिमांड। नीड, वांट, एक शब्द यहाँ अलग से जोड़ा हुआ है, वांट, डिजायर और डिमांड में अंतर बताते हैं। तो इसको समझ लीजिए, ये अंतिम है और इसी के बाद आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने वांट और डिमांड में अंतर किया है, लेकिन वांट के लिए कोई हिंदी का शब्द हमको नहीं मिला है प्रॉपरली, जिसे मैं वांट के लिए वांट ही रखूंगा। डिमांड तो मांग हो जाता है, लेकिन वांट का प्रॉपर हिंदी शब्द नहीं मिला है, इसलिए यहाँ क्षमा प्रार्थी हैं। डिमांड के लिए तो प्रचलित शब्द मांग है, लेकिन वांट के लिए आप जो भी समझ लें। किसी की भूख के लिए भोजन उसकी आवश्यकता है, किसी की भूख के लिए भोजन उसका नीड है, लेकिन उस भोजन का जो प्रकार है वो उसका वांट है। मतलब कोई रोटी पसंद करेगा, कोई चावल पसंद करेगा, कोई बेकरी पसंद करेगा, कोई मीट पसंद करेगा, ये उसका वांट है। आप यहाँ पर थोड़ा इत्मीनान से समझेंगे। कुछ भी पाने का मन करना उसका इच्छा हो सकता है, कुछ भी पाने का मन करना उसका डिजायर हो सकता है, जो उसके लिए अनिवार्य भी नहीं हो सकता है। जैसे एक क्लर्क है और वो एक 5 करोड़ का कार रखना चाहता है, तो उसके लिए एक ये डिजायर है, ये उसका डिमांड नहीं बन सकता है। ये डिजायर भी डिमांड बनेगा जब उसके लिए धन खर्च करने के लिए तैयार रहेगा। अब यह सब कंसेप्ट जो चारों है बड़ा सावधानी से समझने का है। किसी के शारीरिक या अन्य पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो अनिवार्य संसाधन की अनिवार्यता है वही उसका नीड है, वही उसका आवश्यकता है। मैं फिर से इसको दोहराता हूँ, किसी भी व्यक्ति के शारीरिक या पर्सनालिटी का अन्य डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये डेवलपमेंट होता क्या है? जब आप अपने शरीर का या पर्सनालिटी में शरीर भी शामिल हो जाता है, आप उसको और प्रोडक्टिव, माने इतना प्रोडक्टिव जो आपके अंदर में है उसका महत्तम देने के लिए, मतलब समाज को, मानवता को महत्तम देने के लिए जो अनिवार्य संसाधन की अनिवार्यता है वह उसका नीड है। यह व्यक्ति के अनुसार बदलता है। मतलब व्यक्ति का जो सोच है, जो उस समय की आवश्यकता है, उसके अनुसार नीड बदलता है। मतलब किसी को भी अपनी अनिवार्यता और उसकी इच्छाओं में अंतर करना स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति कभी अमीर नहीं बन सकता है। जब मैं स्कूली बच्चों को समझाता हूँ तो मैं उन्हें इस तरह से समझाता हूँ कि यदि तुम्हारे पॉकेट में कुछ रुपया है, तुम्हें किसी ने दिया है या तुमको मिल गया है और तुम पूरा बाजार घूम लो
और उसके बाद भी वो रुपया तुम्हारा खर्च नहीं होता है, तो तुम में अमीर बनने की पूरी पूरी संभावना है। मतलब तुम अपने आवश्यकताओं को और इच्छाओं को अलग करना तुम सीख गए, और इच्छाओं को दबाना, कंट्रोल करना, उसकी क्षमता भी तुमको आ गई है और तुमको समझ में आ गया है। तभी कोई धन को अपना उत्पादक बना सकता है, धन से कमा सकता है। अर्थात अमीर बनने के लिए धन मतलब वेल्थ, मनी, एसेट को आपको उत्पादक बनाना होगा, और वही जब उत्पादन करने लगता है, आपको कमा कर देने लगता है, तो वही धन पूंजी बन जाता है, वही वेल्थ को कैपिटल कहते हैं। इसीलिए आप इसको भी अंतर्ध्यान से समझें। वेल्थ आपके अलमारी में रखा हुआ हो सकता है, लेकिन पूंजी आपका जो है वो बाजार में कमाता हुआ होता है। अब जिस रूप में कमाएं, इसको कभी अगले वीडियो में मैं विस्तार से समझाऊंगा। मैं एक अलग कंसेप्ट देना चाहता हूं जो सुनने में गंभीर हो सकता है, लेकिन यही गंभीरता आपके जीवन को भी गंभीर बना देगा, आपको समाज में गंभीरता के साथ महत्वपूर्ण बना देगा। धन को पूंजी में बदलने के लिए धन को बाजार में लगाना होता है। मार्केट उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आजकल जो है शेयर मार्केट होता है, जहां आपको मंडे से फ्राइडे 5 दिन 50,000 करोड़ के लगभग, माने 25,000 करोड़ से 50,000 करोड़ डेली की खरीद बिक्री होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या स्थिति है धन को बाजार में लाने की। आप कहाँ हैं, ये अपना मूल्यांकन करें, ताकि आपका धन उत्पादक बन जाएगा। यही बाजार आपको, आपके धन को विश्व व्यवस्था से भी जोड़ देता है। यही उपरोक्त 3 सूत्र हैं अमीर बनने के लिए, जो ओरिजिनल भी हैं, मूल भी है और अनिवार्य भी है। इसमें कोई और भी सूत्र जोड़ सकता है जो आपको समझ में आता है। सुनने के लिए धन्यवाद, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते रहें।